अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आ ही गया और वही फैसला आया जो पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही थी। जब बेंच कंस्टिट्यूट हो रहा था उसी टाइम ही ज़्यादातर लोगों ने तो ये प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि फैसला क्या आएगा और वैसा ही फैसला आया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने इस फैसले के साथ-साथ जो दीगर जो आईनी इदारे हैं उनकी जितनी भी हदूद हैं और दायरा इख्तियार है उनको इनक्रोच किया है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही जो नवाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 3 जज साहिबान हैं जिसमें चीफ जस्टिस, उसके साथ-साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जो सीनियर अटॉर्नी जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने कल चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है वो जल्द से जल्द बुलाई जाए ताकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर तहकीकात की जा सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसमें ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आइन है, आइन पाकिस्तान है, उसमें इलेक्शन 90 रोज़ में कराने के हवाले से क्लियरली ये लिखा हुआ है। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने आइन की एक शिक को तो इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए उन्होंने कई आइन की जो है वो शिकों की धज्जियां उड़ाई हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें और चीफ जस्टिस साहब से मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं कि आइन के ऐसे कौन से आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के हवाले से ना सिर्फ शेड्यूल जारी कर देगी बल्कि इलेक्शन की तरफ से जो तारीख है उसका ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप से कर देगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है कि आइन में तो जो इलेक्शंस है वो 90 रोज में कराने का है और अगर जनवरी में जब पंजाब असम्बली तहलील की गई तो उसके अगर 90 डेज काउंट करें तो वो अप्रैल में जाके वो बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस साहब हैं खुद अपने इसी फैसले में ही आइन से खिलाफ वर्जी करते हुए डेट जो है वो 14 मई की दी है। तो वो आइन की सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर वो आर्टिकल को लेके किसी जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी है खासतौर पे पीटीआई या इमरान खान, उसके हवाले से जो सवालात भी उठ रहे हैं चीफ जस्टिस की जो जानिबदारी है उस पे, ये किस तरह वो कर सकते हैं कि इलेक्शन की तारीख खुद से वो दे दें और उसके साथ साथ जो शेड्यूल है कि फलां तारीख को स्क्रूटनी के जो कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी, फलां तारीख को जो लिस्टें दी जाएंगी, फलां तारीख को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, ये तमाम जो चीफ जस्टिस साहब खुद से पावर अज्यूम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, वो कहाँ से आइन के ऐसे कौन से आर्टिकल में लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब ये तमाम वन मैन शो बन के सदर के जो अख्तियारात हैं इलेक्शन एक्ट में जो है इलेक्शन की जो तारीख है वो सदर साहब के हवाले से है कि वो सदर दे सकते हैं और उसके साथ साथ जो आइन है आइन में जो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख देने सूबों में इलेक्शन की तारीख के हवाले से ये गवर्नर्स के इख्तियारात हैं। तो चीफ जस्टिस साहब वन मैन शो करके उसमें सदर के अख्तियारात भी खुद तफवीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नर्स हैं उनके अख्तियारात भी खुद से अज्यूम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम ये जो शेड्यूल जारी करना होता है ये इलेक्शन कमीशन का हक है। ये चीफ जस्टिस साहब कैसे ये तमाम अख्तियारात को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब एक आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कई आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब इन सवालात के जवाब देना पसंद करेंगे? साथ ही ये तो एक साइड पे रखें, इस आइन में ऐसा कहाँ पे है अगर हम थोड़ा सा पीछे माजी की तरफ चले जाएं, जो आपको याद होगा पानामा जो पेपर्स का केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था उसने जेआईटी बना दी। जेआईटी के बाद जो उसकी तरफ से रिपोर्ट आई उसके बाद जो मामला था वो रेफर किया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। तो ये आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो जज है वो एक सेशन जज की जितनी भी ट्रायल की वो सुपरवाइज करेगा या उसको मॉनिटर करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ये अख्तियारात दिए कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जितने भी ट्रायल नवाज शरीफ का और उस टाइम मरीम नवाज का ये जो पानामा पेपर के बाद हुआ था तो उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। ये आइन में कहाँ पे है? चीफ जस्टिस साहब सिर्फ सिलेक्टेड जो एक जो आइन की हुक्मरानी के लिए सिलेक्टेड जो आर्टिकल्स हैं उनको तो ले लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ इन्हीं सिलेक्टेड आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए आइन की कई धज्जियां उड़ाते हैं। उनसे क्या कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और ये जो तमाम जो सेशन जज या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हो या जो लोअर जुडिशरी है उसके अख्तियारात आर्टिकल 201 से लेकर 203 तक आइन में ये हाई कोर्ट्स के पास हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, ये जो हम ख्याल जजेस हैं, ये आइन को अपनी जो मोम की गुड़िया की तरह या मोम की जो नाक की तरह जिस तरफ चाहते हैं वो मरोड़ देते हैं।
انہوں نے پاناما میں بھی آئین کی خلاف ورزی کی، اور ایک سپریم کورٹ کا جج سیشن جج کی جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہائی کورٹس کی پاورز بھی انہوں نے اختیارات جو تھے وہ لے لیے، اور ابھی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اختیارات لے لیے، ساتھ ہی صدر صاحب کے اختیارات ہونا تو یہ چاہیے کہ صدر صاحب کو بھی اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن دینے کی جو تاریخ دینے کی جو دائرہ اختیار ہے یہ صدر کا ہے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یا یہ 3 رکنی بینچ کیسے اس کے اوپر میرے اختیارات کو انکروچ کر کے فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ جو گورنرز ہیں دونوں صوبوں کے، خیر کہ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کا تو دے دیا الیکشن کی تاریخ، تو کیا کے پی کے پاکستان میں نہیں آتا، یا کیا کے پی کے اوپر جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اوپر پاکستان کا آئین لاگو نہیں ہوتا؟ انہوں نے یہ سلیکٹڈ، یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو آئین کے جو انصاف کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، وہ اس طرح انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ الیکشن تو 90 روز میں ہے، لیکن یہ تو پھر بھی الیکشن 90 روز میں نہیں ہو رہے، تو یہ کیا آخر چیف جسٹس صاحب کیوں اس طرح کا جو ہے وہ تاثر قائم کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے جو کہ ایک فیڈرل جو کورٹ ہوتی ہے جس میں تمام صوبوں کے جو ججز ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ یکسر نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، مختلف ججز ہیں ان کو، اور صرف ایک سلیکٹڈ جو ہے ہم خیال ججز کے انہوں نے وہ بٹھا کے یہ اس طرح کے فیصلے دے دیتے ہیں۔ تو اب جو حکومت ہے ان کی طرف سے جو فیڈرل کیبنٹ ہے انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ ان کی نظر میں وہ 4-3 والا تھا، یہ والا جو ہے یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرائسس ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف کے ادارے کے جو چیف جسٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو سب سے بڑی میرے خیال میں جو ذمہ دار ہیں اس تمام کرائسس کے، یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، جو اپنی انا اور اپنی ضد کے اوپر اڑ کے انہوں نے ایک تو جو اپنے ساتھی ججز ہیں ان کو اگنور کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی جو کانسٹیٹیوشنل میٹر کے جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی دیتے ہوئے تمام جج حضرات کو بٹھا کے اس طرح کے امپورٹنٹ فیصلے کرنے چاہیے تھے، خیر وہ بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے آئین کی چلیں وہ امپلیمنٹیشن بھی کرانی تھی، تو ایٹ لیسٹ یہ جو 90 دن والا ہے اس کو بھی پھر یا تو پھر یہ وہی 90 دن کے اندر اندر ہی الیکشن کرا دیتے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیتے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو گورنرز ہیں وہ اس کے تاریخ کا اعلان کریں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ سے شیڈیول اناؤنس کریں الیکشنز کے حوالے سے۔ وہ نہیں کیا، انہوں نے خود سے ہی سارے تمام فیصلے کر دیے، بس ایک کسر رہ گئی تھی کہ انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ الیکشن کے نتائج بھی اس کا اعلان کر دیتے کہ ہمارے خیال میں ہم جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی نظر میں جو پی ٹی آئی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے، یا وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ساری 100% ووٹس ان کو پنجاب سے جو ہیں وہ پڑے ہیں، اور ان کا نتائج کا بھی اعلان کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ کیا یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ اب یہ ریفرنس کے حوالے سے حکومت کے اوپر ہے کہ یہ کتنی اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب اور جو 2 ججز ان کے ساتھ دوسرے ہیں انہوں نے نہ صرف آئین میں یہ جو الیکشن کی 90 دن کے اندر کرانے کے حوالے سے امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے آئین کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، تو انہی بنیادوں کے اوپر اور اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ حکومت چاہے تو ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتی ہے، اور جب یہ ریفرنس ان 3 ججز کے خلاف ہوگا تو آپ کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے میں اس کا بتاتا چلوں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن ہے اس میں ایک چیف جسٹس جو ہے اس کی وہ چیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں۔ اس ٹائم جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب اور یہ 2 جج سپریم کورٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ 2 جو سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہوتے ہیں۔ 30 مارچ سے پہلے جو تھے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے، لیکن چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں 30 مارچ کو۔ اس کے بعد جو سینئر موسٹ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب، ساتھ ہی جو دوسرے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ تو یہ
एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ पंजाब जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, साथ ही जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये बैठ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई करते हैं अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। लेट्स सपोज कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस आ जाता है तो फिर चीफ जस्टिस उस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें नहीं बैठ सकते, तो उसकी जो सरबराही होगी या जो चेयर करेंगे वो सीनियर प्यूनी जज वो करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। सीनियर जो प्यूनी जज हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो इसमें बैठेंगे और वो चेयर करेंगे इसके साथ साथ। तो ये हुकूमत इस बारे में संजीदगी से सोच रही है कि रेफरेंस इनका दायर किया जाए, क्योंकि इसमें जो इन्होंने फैसला दिया है, एक तो वो जो 4-3 वाला हुकूमत की तरफ से एतराज़ है वो उसकी भी एक वैलिड उसमें रीज़न है, साथ साथ जो इन्होंने दीगर जो आइनी इदारों की पावर्स और दायरा अख्तियार को इनक्रोच किया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं ये चीफ जस्टिस साहब और जो 2 जजेस हैं इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये भी हुकूमत इस हवाले से काफ़ी गौर से सोच विचार कर रही है, ख़ासतौर पे अगर नवाज शरीफ ने कर दिया है तो ये जो मौजूदा हुकूमत है वो उनकी जो भी कोई सजेशन होती है या जो एडवाइस होती है उसको इग्नोर नहीं करती। तो हुकूमत इस हवाले से कोई संजीदगी से गौर करके आप देखेंगे कि शायद आने वाले दिनों में इन 3 जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हो जाए। अब बढ़ते हैं जो प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा है कल, जिसमें उन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए, ताकि ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक बड़े ही सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसमें करप्शन के हवाले से, उसमें जो चंद एलिमेंट, एक तो जो थे एडवोकेट मियां दाऊद साहब उन्होंने रेफरेंस दायर किया था, उसके बाद जो जस्टिस मोहम्मद खान सॉरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज इलाही साहब के, मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने जो एक वीडियो बयान दिया है अपनी गिरफ्तारी के दौरान उसमें बड़े ही सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए हैं। तो उसमें भी एक काफ़ी मवाद ऐसा है कि ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होना लाजमी है। अब इससे पहले ये होता था कि जस्टिस जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था तो इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के जो इस तरह के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस होता था तो उसकी पहले सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं वो पहले रिव्यू कराते थे कि क्या इसमें ये जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं उसमें कितनी वेटेज है। इन्होंने ये जो इग्नोर किया जस्टिस काजी फाइज ईसा के टाइम के दौरान, लेकिन अभी इनको याद आ गया, चीफ जस्टिस साहब ने ये पिछले दिनों ऐलान किया था कि मैंने इसके रिव्यू के लिए जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं इसके रिव्यू के लिए एक जज साहब की ड्यूटी लगाई है कि ये तमाम जो इल्जामात हैं उनका रिव्यू किया जाए। अब इनको याद आ गया है जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है कि ये तमाम इन इल्जामात का प्रिलिमिनरी जो रिव्यू है वो किया जाए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो केस था उसके दौरान इनके जो स्टैंडर्ड थे जो इंसाफ के वो डिफरेंट थे। अभी जब इनके अपने एक जो जज साहब हैं उनके खिलाफ इल्जामात आए हैं तो इनके जो मेयार हैं इंसाफ के वो डिफरेंट हो गए हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि ये इस लेवल पे जब ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू होगी है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके खिलाफ जो उनकी मुबैना जो करप्शन है उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो लेटर है वो इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुला के ये जो रेफरेंस है इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।